हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एकदम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। ये बेटा बायोलॉजी की पूरी एक ब्रांच है जिसको बोला जाता है बायोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर हम उन मॉलिक्यूल्स के बारे में डील करते हैं या उन मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन के बारे में डील करते हैं जिन मॉलिक्यूल्स को मिला के आपका सेल बना है। तो एक्चुअल में जो ऑर्गेनाइजेशन है सेल की, वो कुछ ऐसे होती है कि जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, वो मिलके बनाते हैं सेल। फिर सेल आगे जाके क्या बनाएगा, टिश्यू बनाता है। फिर टिश्यू आगे जाके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। फिर ऑर्गन आगे जाके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। सो बेसिकली जो आपने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन बायोमॉलिक्यूल से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट होते हैं तब जाके सेल बनता है। ठीक है, सेल आपस में इंटरेक्ट होंगे तब जाके टिश्यू बनेगा। लेकिन सर फिर बचपन से हम सेल के लेवल से आगे ही ऑर्गेनाइजेशन क्यों पढ़ते हैं, इससे पीछे की ऑर्गेनाइजेशन हमने क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि सेल के लेवल पे ही आप किसी चीज़ को लिविंग बोलते हो। इससे पहले बायोमॉलिक्यूल्स लिविंग नहीं हैं, लेकिन बायोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिविंग सेल क्रिएट कर सकते हैं। तो सेल्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल्स, या आप कह सकते हो सेल के अंदर मिलने वाले सारे सेल्स को क्या बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाई हुई है, इसलिए आपके लिए चीज़ आसान हो जाएगी कि सेल की मेम्ब्रेन के अंदर आपको प्रोटीन दिखेगा, सेल की मेम्ब्रेन के अंदर आपको लिपिड दिखेगा, तो प्रोटीन और लिपिड अपने आप में क्या हो गए, बायोमॉलिक्यूल। सेल के अंदर डीएनए आरएनए दिखेगा, तो डीएनए आरएनए क्या हो गए, बायोमॉलिक्यूल। सेल के अंदर एंजाइम्स दिखेंगे तो एंजाइम्स क्या हो गए, बायोमॉलिक्यूल्स। पॉलीसैकेराइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे सेल के अंदर तो वो भी बायोमॉलिक्यूल्स हो गए। अब सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंडेक्स देख लेते हैं बेटा। इंडेक्स की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट जो आप पढ़ोगे यहाँ पे इंडेक्स के अंदर, वो ये पढ़ना है आज की क्लास में कि हाउ टू एनालाइज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ सेल। कि सेल की केमिकल कॉम्पोजिशन कैसे एनालाइज करोगे आप, कि सेल के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हैं कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हैं। तो पता चला कि दोनों हैं, तो सर एनालाइज कैसे करेंगे कि ऑर्गेनिक कौन से और इनऑर्गेनिक कौन से। ठीक है, तो वो एनालिसिस हम देखेंगे कि पूरा प्रोटोकॉल क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, नेक्स्ट आपका प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट एक टॉपिक आएगा बेटा, ये भी आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम जिस सीक्वेंस में चलेंगे इस चैप्टर में, वो सीक्वेंस देख लो। मैं सबसे पहले आपको न्यूक्लिक एसिड पढ़ाऊंगा, जिसमें हम डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। आप जैसे ही न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट कर लोगे, आपकी एनसीईआरटी में एक पेज पे स्ट्रक्चर्स ही स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। ये स्ट्रक्चर्स आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, ये बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स बहुत आसान है, बस देखने में अजीब लगते हैं, लेकिन अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट जीरो से लेकर स्टार्ट किया है और उसको फिर ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो आपको बस इस सीरीज़ को फॉलो करना है, एकदम अच्छे से अपने नोट्स बनाते रहने हैं। इस चैप्टर में आपको एक भी जगह दिक्कत नहीं आएगी, जबकि आपको ये लगेगा कि क्यों मैं इस चैप्टर को मुश्किल समझ रहा था या समझ रही थी, या क्यों दुनिया ने इतना हल्ला मचाया हुआ है कि एक्चुअल में बायोमॉलिक्यूल्स मुश्किल चैप्टर है, जबकि ये है ही नहीं। बस आपको एक सही वे में, ठीक है, एक ओरिएंटेड वे में चीज़ों को अलाइन करके पढ़ना होता है। और ये सिर्फ इस चैप्टर में नहीं है, ये बायोलॉजी के हर एक चैप्टर में, और सिर्फ बायोलॉजी में नहीं है, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स के हर एक चैप्टर में। आपको सिर्फ चीज़ों को अच्छे से अलाइन करना है, उसको देखना आना चाहिए, आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए। चीज़ें कब आसान हो जाती हैं हमको पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट करेंगे बेटा। न्यूक्लिक एसिड में मेजरली डीएनए पढ़ेंगे, जिसके बाद ये वाले जो बॉक्स में मैंने स्ट्रक्चर्स डाले हैं सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आपको समझ में आने लगेंगे। फिर हम प्रोटीन पढ़ेंगे बेटा। प्रोटीन पढ़ने के बाद इस पेज पे ये वाले जो स्ट्रक्चर्स मैं आप बॉक्स में डाल रहा हूँ, ये वाले स्ट्रक्चर्स हमको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा लिपिड्स। लिपिड्स पढ़ते ही ये जो बीच वाले स्ट्रक्चर्स आपको मेंशन किए हुए, ये आपको एक्चुअल में समझ में आने लगेंगे कि ये स्ट्रक्चर्स हैं क्या। ठीक है, इसके बाद बेटा हमने क्या पढ़ना है, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स आर आल्सो कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट खत्म करने के बाद हमको ये समझ में आ जाएगा कि शुगर्स, दो टाइप के ये स्ट्रक्चर्स कैसे दिए हैं। ठीक है, ग्लूकोज और राइबोस शुगर। इनफैक्ट राइबोस शुगर जो है वो तो डीएनए में ही आपको समझा दूंगा। और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो रहने वाला है वो है एंजाइम। एंजाइम को रादर देन अ डायरेक्ट बायोमॉलिक्यूल, एक एग्जाम्पल ऑफ बायोमॉलिक्यूल की तरह कंसिडर कर सकते हो कि आपकी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन को फास्ट करता है उसको एंजाइम बोलते हैं। लेकिन वो जो एंजाइम है वो अपने आप में प्रोटीन का बना है या फिर आरएनए का बना हुआ है। तो एक्चुअल में आपने प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम आप ऑलरेडी पढ़ चुके होगे। एंजाइम में सिर्फ आपको चीज़ें क्या करनी है, पढ़नी है सीक्वेंशियल वे में।
ठीक है, वो जैसे ही एंजाइम खत्म हो जाएगा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, एक सॉलिड चैप्टर आपका बन के प्रिपेयर हो जाएगा। और हमने शुरू कर दिया है, तो आप ये बात जानते हो, जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं मुझे शुरू से, कि ये भी टॉपिक अब कितने आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमने मॉर्फोलॉजी खत्म करा, एनाटमी कंप्लीट करा, हमने ब्रीथिंग कंप्लीट करा, हमने पूरा का पूरा सेल कंप्लीट कर लिया, उससे पहले फ्रॉक कंप्लीट कर लिया। ये सारी चीज़ें कितनी आसान लगी आपको, वैसे ही ये भी चीज़ बहुत आसान लगने वाली है। ठीक है, तो चलो बेटा, ये हो गया इंडेक्स बायोमोलिक्यूल का। इंडेक्स इसलिए बता दिया कि किसी भी पॉइंट पे आप घबराओ नहीं, किसी भी पॉइंट पे आप उलझो नहीं कि कितना चैप्टर बचा हुआ है। ठीक है, तो चलो बेटा, आज की क्लास में बेटा हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स, ऐसे केमिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो कि कहाँ मिलेंगे आपको, जो कि आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलते हैं। तो केमिकल्स या मॉलिक्यूल्स विच आर फाउंड इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल्स को हम? बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। अब आपके एनसीईआरटी में एक चीज कंपेयर करी हुई है स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस पे, कि एक्चुअल में जब आप टिश्यू को कंपेयर करते हो और अर्थ के क्रस्ट को कंपेयर करते हो, आपने दोनों का सैंपल लिया, दोनों के अंदर आप क्या कर रहे हो, एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हो, तो आपको पता चलता है कि जो एलिमेंट्स हैं दोनों के अंदर वो बहुत ही सिमिलर दिख रहे हैं आपको। ठीक है, सिमिलर दिख रहे हैं केमिकल्स, मैंने सिमिलर बोला, आइडेंटिकल नहीं बोला कि जिस परसेंटेज में यहाँ मिलेंगे वहाँ मिलेंगे, ज़रूरी नहीं है। तो सर डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस ये आता है कि जो रिलेटिव अबंडेंस है कार्बन, हाइड्रोजन और इनफैक्ट ऑक्सीजन की भी, ऑक्सीजन ओ की भी, ठीक है, ये क्या होती है, हायर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट। मैंने क्या बोला? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन ये लिविंग टिश्यू में परसेंटेज में ज़्यादा मिलता है एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट। और इसी रिलेशन में आपकी एनसीईआरटी ने एक चार्ट भी दिया हुआ है, ठीक है, एक टेबल भी बना के रखा हुआ है आपके सामने। ये टेबल जरा देख लो एक बारी। ठीक है, तो ये टेबल क्या बोलता है, एक जगह आपको जो जो एलिमेंट्स मिलते हैं मेजरली वो सारे एलिमेंट्स लिख दिए, दूसरी जगह आपको परसेंटेज वेट लिखा। पहला कॉलम अर्थ क्रस्ट का सैंपल दिखा रहा है और दूसरा कॉलम ह्यूमन बॉडी का सैंपल दिखा रहा है। ठीक है, आप चेक करोगे हाइड्रोजन दोनों में प्रेजेंट है, कार्बन दोनों में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन जो अबंडेंस है, परसेंटेज अबंडेंस है हाइड्रोजन की, वो 0.5% है हमारे एनिमल टिश्यूज़ के अंदर, बेसिकली लिविंग टिश्यू में। और हाइड्रोजन के अंदर कितनी दी हुई है? 0.14%। कार्बन की अबंडेंस दी है 18.5%, और हमारी बॉडी के अंदर या फिर सेल के अंदर एक, और आपका कार्बन की परसेंटेज अर्थ क्रस्ट में दी है 0.03। तो आप देख पा रहे हो कि ये कितने ज़्यादा हैं, कहाँ पर? ह्यूमन बॉडी के अंदर, या फिर आप कह सकते हो लिविंग टिश्यू के अंदर। मैं बार बार ह्यूमन बॉडी बोल रहा हूँ, आपको लिविंग टिश्यू ही समझना है उसको। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा है कहाँ पर? आपके ह्यूमन बॉडी में। आपको ये एलिमेंट ज़रूर मार्क कर लेना है कि नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो एक लिविंग टिश्यू में तो मिलता है, लेकिन बहुत ही कम मिलता है, मतलब नियर टू जीरो मिलता है अर्थ के क्रस्ट में। सर नाइट्रोजन नहीं अर्थ के क्रस्ट में, तो बड़ी हैरानी की बात है। नाइट्रोजन क्योंकि ज़्यादातर आपको कहाँ मिलती है? अर्थ के एटमॉस्फेयर में मिलती है। क्रस्ट मतलब हो गया बेटा आपका सॉलिड कोर, ठीक है, ज़मीन, ज़मीन के अंदर नहीं मिलेगी नाइट्रोजन, वो गैस की फॉर्म में है, N2 की फॉर्म में है, बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन अगर आपको मिल रही है तो वो एटमॉस्फेयर में इतनी ज़्यादा है कि क्रस्ट में बहुत कम है। इसलिए आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आपको परसेंटेज ऑब्वियसली सारी याद नहीं रखनी है, बट ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी रखो कि आपको पता होगी कौन यहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे ज़्यादा है। उसके बाद सल्फ़र की बात करेंगे तो सल्फ़र भी टिश्यू में ज़्यादा है। सोडियम की बात करेंगे, सोडियम अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा है, हमारी बॉडी में कम है। ठीक है, सोडियम अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा है, हमारी बॉडी में कम है। उसके बाद क्या हो गया? कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम कहाँ पे ज़्यादा है? आपका अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा है। मैग्नीशियम अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा है। सिलिकॉन, सिलिकॉन एक और एग्जाम्पल जो आपको याद रखना पड़ेगा, सिलिकॉन आपके अर्थ क्रस्ट में तो अच्छे खासे अमाउंट में 27.7% अच्छा खासा अमाउंट है, जबकि हमारी बॉडी में सिलिकॉन नेग्लिजिबल है। तो इन दो चीज़ों पे क्वेश्चन आ सकता है आपसे, एक तो नाइट्रोजन और दूसरा सिलिकॉन। तो आंसर करो फटाफट, ऐसा एलिमेंट बताओ जो अर्थ क्रस्ट में तो है लेकिन लिविंग टिश्यू में नेग्लिजिबल है, सिलिकॉन। ऐसा एलिमेंट बताओ जो कि लिविंग टिश्यू में तो है लेकिन अर्थ क्रस्ट में जीरो है, लगभग नेग्लिजिबल, नाइट्रोजन। ऐसे एलिमेंट बताओ जो कि लिविंग टिश्यू के अंदर एक हायर अमाउंट में मिलते हैं, तो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है, और सल्फर भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्या? एनालिसिस।
एग्जैक्ट रेशो आपको याद रखनी है, परसेंटेज आपको याद रखनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं याद रखने की जरूरत, आपको बस रिलेटिव अबंडेंस पता होनी चाहिए कहाँ ज़्यादा है। तो एनसीईआरटी का चार्ट है, एक बार इसको देख लिया, अपनी एनसीईआरटी में ही मार्क कर लो। मैं तो ये बोलूँगा इसको नोट्स में भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऐड करनी है तो इन दोनों को एज अ स्टेटमेंट ऐड कर लो अपनी भाषा के अंदर। ये नाइट्रोजन नेग्लिजिबल होता है अर्थ क्रस्ट में, हमारी बॉडी में ज़्यादा है, सिलिकॉन नेग्लिजिबल होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और अर्थ क्रस्ट में जो है वो अच्छा खासा है 27.7% वेट के। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, जो सबसे पहला टॉपिक मैंने इंडेक्स में लिखा था उस टॉपिक की ओर हम आ गए हैं अब। टॉपिक का नाम है एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग टिश्यूज। एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग टिश्यूज की अगर हम बात करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे एनालाइज किया जाए उसका हमारे पास एक पूरा का पूरा प्रोटोकॉल है। कि आप क्या करो बेटा, एक लिविंग टिश्यू ले लो, इस लिविंग टिश्यू में आप कोई पत्ती ले सकते हो, कोई भी वेजिटेबल का टुकड़ा ले सकते हो जहां आपको सेल मिल जाए प्लांट का, प्लांट के लिए आप ऐसा कर सकते हो, या फिर एक पीस ऑफ लिवर ले लो। ठीक है, अगर आपको एनिमल टिश्यू करना है तो पीस ऑफ लिवर ले लो, या कोई और ऑर्गन ले सकते हो जहां से आपको सेल का एक्सेस मिल जाए। ठीक है, उसको बेटा ग्राइंड करोगे, ग्राइंड मतलब वो मोटार एंड पेसल होता है आपके पास, उससे ग्राइंड कर लो, या ग्राइंड करने के और भी तरीके होते हैं। आपने ग्राइंड किया, बट द पॉइंट इज एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ग्राइंड करा किस में जाता है। क्या पानी में ग्राइंड कर दे, जैसे आपको चटनी बनानी है, ठीक है, चटनी बनानी है तो ग्राइंड करना पड़ता है ना धनिए को, तो धनिए को ग्राइंड किस में करते हैं हम लोग, पानी में। लेकिन क्या यहाँ पे पानी यूज होगा टिश्यू को ग्राइंड करने के लिए? आंसर इज नो। यहाँ पे यूज होगा एक एसिड जिसका नाम है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या नाम है एसिड का? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा जैसे ही आप इसके अंदर इसको ग्राइंड करोगे तो एक थिक स्लरी बन जाएगी। ये जो थिक स्लरी बनी, ये थिक स्लरी को ही पेस्ट बोला जाता है। ये जो पेस्ट बन गया, पूरी की पूरी चटनी बन गई। अब इस चटनी को आपको क्या करना है? छानना है, स्ट्रेन थ्रू चीज क्लॉथ। तो जो चीज क्लॉथ होता है बेटा, इसमें पनीर बनता है, ठीक है, उसको क्या करना है? उसके थ्रू आप इसको छान लोगे। तो आपने क्या किया? आपने एक चीज क्लॉथ लिया। चीज क्लॉथ की खास बात यह है कि इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे चीज़ें छन सकती हैं। तो इस चीज क्लॉथ को एज अ फिल्टर आपने यूज़ किया, और एज अ फिल्टर यूज़ करके बिल्कुल चाय की तरह इसको छान लिया। ठीक है, चाय की तरह क्या किया आपने? इसको छान लिया। जैसे ही आपने इस पूरी की पूरी स्लरी को, थिक स्लरी को छाना, तो आपको पता चलेगा आपके पास दो टाइप के क्या क्रिएट हो गए हैं? सैंपल क्रिएट हो गए हैं। एक तो वो जो छन्नी में फंस गए, जब चाय को छाना जाता है तो चाय पत्ती ऊपर रह जाती है, छन्नी में फंस गए, और एक वो जो कि नीचे आ गए। ठीक है, जो नीचे आ गए इनमें से उनको बोला जाता है क्या? एसिड रिटेंटेड बेसिकली। ठीक है, रिटेंटेड बोलेंगे, रिटेंटेड। जो नीचे आ गए उनको बोलेंगे फिल्ट्रेट, आई एम सॉरी, जो नीचे आ गए उनको क्या बोला जाएगा? फिल्ट्रेट। और जो ऊपर रह गए उनको बोला जाएगा रिटेंटेड। रिटेंटेड, रिटेंटेड क्यों? क्योंकि इनका रिटेंशन हो गया क्लॉथ में। और जो फिल्टर होके बाहर आ गए, दैट आर फिल्ट्रेट। तो इस सैंपल को हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट इंपॉर्टेंट। तो आपके पास दो टाइप के सैंपल क्रिएट हो गए, एक जो कपड़े में रह गए दैट इज रिटेंटेड, और एक जो नीचे चला गया दैट इज फिल्ट्रेट। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है कि सर कुछ चीज़ें, कुछ कंपाउंड्स नीचे वाले में चले गए होंगे, कुछ कंपाउंड्स ऊपर वाले में आ गए होंगे। नाउ द क्वेश्चन इज सर किस बेसिस पे कंपाउंड नीचे और ऊपर गए होंगे? नीचे कौन आ गए और ऊपर कौन चले गए? तो ध्यान सुनना, हमने चटनी बनाई किस में थी? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ नहीं करना है। आपने छोटी क्लास में एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पढ़ा था, CH3COOH। ठीक है, CH3COH आपने छोटी क्लास के अंदर एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पढ़ा था। आपको कुछ नहीं करना है, इसी एसिटिक एसिड के 3 हाइड्रोजन्स को क्लोरीन से सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है, तो जो आपको रिजल्टिंग स्ट्रक्चर मिलेगा दैट इज ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में कैसा लिखा जा सकता है? कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं CCl3COOH। ठीक है, तो दिस इज ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड आपको यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में जो घुल कर नीचे आ गए कंपाउंड, वो सारे के सारे किसका पार्ट बन गए? फिल्ट्रेट का। ध्यान सुनना, वो कंपाउंड जो डिसॉल्व हो गए ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में सॉल्यूबल हो गए और नीचे आ गए, ठीक है, छन के, दोज आर एसिड सॉल्यूबल। और जो ऊपर रह गए, पहली बात तो जो ऊपर रह गए उनका साइज छोटा रहा होगा, और क्या उनका साइज बड़ा रहा होगा, आई एम सॉरी, और क्या हुआ होगा? वो एसिड इनसॉल्यूबल रहे होंगे। तो आपके पास बेटा यहाँ पे दो टाइप के पूल क्रिएट हो गए, एक तो आ गया फिल्ट्रेट और एक आ गया रिटेंटेड। रिटेंटेड मतलब जो ऊपर रह गया पत्ती की तरह, चाहे पत्ती की तरह, और जो छन के नीचे चला गया दैट इज फिल्ट्रेट। अगर मैं फिल्ट्रेट की बात करूं तो दिस इज एसिड सॉल्यूबल पूल।
मतलब इसमें वो सारे कंपाउंड होंगे जो एसिड के अंदर सॉल्युबल थे। और रिटेंटेड की बात करें तो दिस इज एसिड इनसॉल्युबल पूल। थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको कहाँ मिलते हैं? फिल्ट्रेट के अंदर मिलेंगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट, फॉस्फेट एटसेट्रा, दे आर ऑल्सो सीन इन एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। ये भी आपको याद रखना है कि कौन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में मिलते हैं लेकिन ऑर्गेनिक सब्सटेंस बहुत अबेंडेंस में मिलते हैं फिल्ट्रेट के अंदर। ठीक है, किस बेसिस पे दोनों अलग हो गए? इस बेसिस पे कि उनका साइज क्या है, और इस बेसिस पे कि एक्चुअल में वो डिसॉल्व हो पा रहे हैं एसिड के अंदर या नहीं हो पा रहे हैं, मतलब एक्वस मीडियम में डिसॉल्वेबल हैं या नहीं है। तो आपको ये पूरा सीक्वेंस एनसीईआरटी ने पैराग्राफ में दिया हुआ है, ये पूरा सीक्वेंस आपको होना चाहिए याद। ठीक है, क्या क्या बताया एक बार रिवाइज कर लो। लिविंग टिश्यू लिया, लिविंग टिश्यू को ग्राइंड किया, किस में? पानी में या ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में। एक स्लरी या पेस्ट बना लिया, उसको क्लॉथ से फिल्टर किया, क्लॉथ से फिल्टर करने के बाद दो टाइप के पूल आए, एक एसिड सॉल्यूबल जो नीचे मिल रहा है फिल्ट्रेट जिसको बोलते हैं, और एक एसिड इनसॉल्यूबल जो ऊपर मिल रहा है जिसको रिटेंटेड बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? चलो अब बेटा इस बेसिस पे कि ये कौन से पूल में मिल रहे हैं, आपको बायोमोलिक्यूल्स दो कैटेगरी के मिल सकते हैं। बायोमोलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, बायोमोलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, और वो किस पूल के अंदर मिल रहे हैं, क्या वो एसिड सॉल्युबल पूल में मिल रहे हैं या एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिल रहे हैं, वो दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, एक तो होता है बायो माइक्रोमोलिक्यूल और एक होता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल। बायो माइक्रोमोलिक्यूल की जब हम बात करते हैं, एज अ नेम सजेस्ट कि इनका साइज छोटा है, तो क्योंकि इनका साइज छोटा है इसलिए जो हमने फिल्टर किया था उसको क्रॉस करके वो नीचे चले गए होंगे। तो आप अपना कॉमन सेंस लगा के सोचो कि जिनका साइज छोटा होगा क्या वो एसिड सॉल्यूबल पूल में मिलेंगे कि इनसॉल्यूबल में? तो ऑब्वियस सी बात है कि एसिड सॉल्यूबल पूल में मिलेंगे, क्योंकि इनका साइज छोटा था तो ये क्रॉस कर गए, ये घुल गए और नीचे चले गए। ठीक है, तो एसिड सॉल्यूबल पूल में आपको जो कंपाउंड्स मिलते हैं वो माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं, और उनका जनरल जो साइज रेंज होती है, दिस इज रेंज ऑफ साइज। और ये कौन सी रेंज ऑफ साइज दी हुई है? जो आपको एसिड सॉल्युबल पूल में मिलते हैं उनके कंपाउंड्स की रेंज ऑफ साइज दी हुई है। तो वो कितना दिया है? 18 to 1800 डाल्टन। जबकि बायो मैक्रोमोलिक्यूल की बात करेंगे तो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलते हैं। अगर माइक्रोमोलिक्यूल की बात करें तो आपकी एनसीईआरटी डेटा देती है, जो कि आपको याद रखना है कि मॉलिक्यूलर वेट अगर 1000 डाल्टन से कम है, अगर मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम है तो उसको हम बायो माइक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे, और मॉलिक्यूलर वेट अगर ज़्यादा है 1000 डाल्टन से तो उसको हम मैक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, तो माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल का आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट आपको बेटा एग्जाम्पल देखने हैं, तो माइक्रोमोलिक्यूल मतलब एसिड सॉल्युबल पूल में जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स मिलते हैं उसमें से एक अमीनो एसिड, सिंपल शुगर्स और न्यूक्लियोटाइड मिल जाते हैं आपको। जबकि मैक्रोमोलिक्यूल वाले में आपको प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स मिलते हैं। तो दोनों ही जगह इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स मिल रहे हैं आपको, सॉल्युबल में भी मिल रहे हैं और इनसॉल्युबल में भी मिल रहे हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन देयर साइजेस ये अलग अलग फ्रैक्शन में मिलते हैं, या तो एसिड सॉल्युबल में मिलेंगे या एसिड इनसॉल्युबल में। लेकिन याद रखना है कि जो फिल्ट्रेट होके नीचे आ गए वो जनरली माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं मेजरली, और जो ऊपर रह गए वो कौन से हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जिनका साइज बड़ा है, नीचे नहीं आ पाए। अब एक स्पेशल नोट आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ, अलग से लिखा है इसलिए स्पेशल नोट डाल के यहाँ लिख दिया कि लिपिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल्स। लिपिड साइज में बहुत छोटे होते हैं। जब हम लिपिड पढ़ेंगे, आप में से किसी को भी याद हो अगर, तो जब मैंने आपको पढ़ाया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो लिपिड का ओवरऑल साइज बहुत बड़ा नहीं होता है, क्योंकि लिपिड ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को मिला के बना है। तो जब आप लिपिड पढ़ोगे अलग से तो लिपिड का ओवरऑल साइज तो कम होता है, लेकिन ये फिर भी मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन में मिलते हैं। ठीक है, ये तो थोड़ी कंफ्यूजन वाली बात हो गई कि साइज छोटा है लिपिड का, लेकिन फिर भी सर ये मैक्रोमोलिक्यूल वाले पूल में क्यों मिल रहे हैं? ठीक है, क्या बोला मैंने? बोला कि लिपिड का साइज सर छोटा है लेकिन फिर भी ये मैक्रोमोलिक्यूल वाले पूल में क्यों मिल रहे हैं, ये बात बताओ। तो मैक्रोमोलिक्यूल वाले पूल में मिलने का रीज़न क्या है? क्योंकि ये इनसॉल्युबल होते हैं एक्वस मीडियम के अंदर। क्योंकि लिपिड सॉल्युबल नहीं है तो वो घुलकर नीचे वाले में आ ही नहीं पाते, बेशक ही इनका साइज क्या है, छोटा है। इसीलिए लिपिड को माइक्रोमोलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल दोनों में से पूछेगा तो हम बोलेंगे डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस आप दोनों बोल सकते हो। अगर पूल के बेसिस पे बोल रहे हो तो ये मैक्रोमोलिक्यूल वाले पूल में मिलते हैं, लेकिन अगर एक लिपिड मॉलिक्यूल का हम साइज देखें तो वो इतना छोटा हो सकता है कि उसका ओवरऑल साइज 1000 डाल्टन से कम आए, इसलिए उसको माइक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, तो ये नोट है, आपको याद कर लेना है, एज इट इज ऐड कर लेना है। ये छोटी छोटी चीज़ों पे असर्शन रीजन बन सकते हैं। उसके बाद बेटा एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हमने पढ़ लिया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड वाला। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस कैसे होगा लिविंग टिश्यू के अंदर? तो देखो जरा आपको क्या करना है, लिविंग टिश्यू लो, फिर से वही पत्ती ले लो या लिवर का सेल ले लो, उसको सुखा लो।
ठीक है, ड्राई कर लो, मतलब आपने रख दिया, इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेशन की वजह से अपने आप वो ड्राई हो जाएगा। अब इस ड्राई वेट को लो, ठीक है, मतलब आपने इसका ड्राई वेट लिया। ड्राई वेट क्या होता है और वेट वेट क्या होता है? वेट वेट या फ्रेश वेट का मतलब होता है, फ्रेश वेट बोलते हैं उसको, जिसमें पानी इंक्लूडेड हो। एक बार ये आपने पानी इवेपोरेट करा दिया तो पीछे जितना भी बचेगा वो सारा ड्राई वेट का पार्ट है, ठीक है, एज द नेम सजेस्ट ड्राई वेट हो गया। आपको बोल रहा है ज़्यादा एक्यूरेट क्या रहता है? ड्राई वेट रहता है, क्योंकि पानी तो टिश्यू टू टिश्यू चेंज होता रहता है। जैसे आपकी बॉडी का अभी वाटर कंटेंट और शाम को वाटर कंटेंट सेम नहीं रहेगा, तो आपका हो सकता है फ्रेश वेट या ड्राई वेट, वेट वेट जो है वो अलग आए, ठीक है। क्यों? क्योंकि टिश्यू का वाटर होल्डिंग कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, सेम फॉर प्लांट। तो आपसे कभी कभी अगर ये पूछ ले, दिया नहीं एनसीईआरटी में लेकिन दिमाग वाली बात है, कि ज़्यादा एक्यूरेट वेट कौन सा माना जाता है साइंटिफिकली, ड्राई वेट की वेट वेट? तो ड्राई वेट ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है बेटा, ठीक है। उसके बाद आपने ड्राई वेट लिया और टिश्यू को जला दिया कंप्लीटली, आग ही लगा दो टिश्यू को। तो होगा क्या इस आग लगाने से? जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में निकल जाएंगे, ठीक है। मतलब कार्बन ने तो, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो सारे उड़ गए, ठीक है। तो आपने क्या किया? जला दिया, तो कार्बन के कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो गए और गैसियस फॉर्म में रिलीज हो गए एटमॉस्फेयर में, या तो वो CO2 बन गए या वाटर वेपर की फॉर्म में रिलीज हो गए, ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड जनरली बर्न होते हैं, ऐसा ही होता है। कोई भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन भी हो, जब आप उसको बर्न करोगे तो दो ही चीज़ें मिलती हैं बस कंप्लीट बर्निंग पे, या तो कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर। तो नीचे क्या बचेगा? नीचे जो ऐश बचेगी बेटा, जो राख बचेगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो कौन से होंगे? कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ें आपको मिलेगी। और जो ऐश मिलेगी वो वाइट कलर की होती है, ठीक है, ऐसे केस में जिसमें कैल्शियम का अमाउंट ज़्यादा हो, ठीक है। जनरली कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर आप कर रहे हो, तो बेसिकली यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। और यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड एक्चुअल में कौन कौन से प्रेजेंट है टिश्यू के अंदर, ठीक है। और फिर अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, फिर आप इनके ऊपर एनालिटिकल टेक्निक्स लगा सकते हो। एनालिटिकल टेक्निक्स मतलब अलग अलग प्रोटोकॉल हैं कि मैग्नीशियम का अमाउंट कितना है वो पता लगाने के लिए लैब में पूरा रिएक्शन कर सकते हो, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा मैग्नीशियम का अमाउंट क्या है। अगर आप कैल्शियम का अमाउंट पता करना चाह रहे हो तो आपको पता चल जाएगा, फॉस्फोरस का पता करना चाह रहे हो तो पता चल जाएगा। ये चीज़ आप हायर लेवल पे सीख जाओगे कि कैसे किया जाता है। पूरी अलग अलग सेट्स ऑफ रिएक्शन है जिससे आप पता लगा सकते हो, यू कैन गेट एन आइडिया, ठीक है, कि एक्चुअल में उसके अंदर कितना अमाउंट प्रेजेंट है, ठीक है, किसका, कार्बन वगैरह का, ठीक है। तो एस्टिमेट कर सकते हो। अब ये आपकी एनसीईआरटी में एक चार्ट और दिया हुआ है, इस चार्ट को जरा देखो। ये चार्ट आपको ये शो करना चाह रहा है कि जब आप एक सेल लेते हो तो उसका एवरेज कॉम्पोजिशन मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे। मैंने ये नहीं बोला कि सारे ऑर्गेनिक है, इसमें ऑर्गेनिक भी है और इनऑर्गेनिक भी है। जैसे वाटर इनऑर्गेनिक हो गया, आयंस इनऑर्गेनिक हो गए, बीच में जो दिए हैं इनमें से ऑर्गेनिक हो गए। तो बेसिकली ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की टेबल है, लेकिन इनका अबंडेंस क्या है? तो सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी में जो प्रेजेंट है दैट इज़ वाटर। बस ये सीक्वेंस बना लो आप। उसके बाद जो प्रेजेंट है दैट इज प्रोटीन, प्रोटीन प्रेजेंट है। प्रोटीन के बाद जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है दैट इज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के बाद कौन प्रेजेंट है आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा? कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट को ही पॉलीसेक्राइड्स बोला जाता है। उसके बाद आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन प्रेजेंट है? दैट इज लिपिड्स, लिपिड्स। सबसे ज़्यादा आपके बॉडी के अंदर, सबसे कम आपकी बॉडी में क्या प्रेजेंट है? आयंस। तो ये सीक्वेंस जरूर लिख लो। आप बेशक ये चीज़ मत लिखो, बट इतना पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी 70 to 90%, ह्यूमन बॉडी तो 70% के आसपास पानी की बनी है। सेकंड नंबर पे कौन सा बायोमोलिक्यूल है? सेकंड नंबर पे है प्रोटीन। थर्ड नंबर पे कौन सा है? न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, ठीक है, जो कि आपके हर एक सेल में प्रेजेंट है। उसके बाद बेटा थर्ड नंबर पे कौन सा प्रेजेंट है? फोर्थ नंबर पे, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फिर क्या प्रेजेंट है? लिपिड। और सबसे कम आयंस। देखो आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं, अमाउंट में बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब आप इनका परसेंटेज वेट निकालने की कोशिश करोगे तो आयंस बहुत भारी नहीं होते, आयंस बहुत हल्के, Na+, K+, सिंगल एलिमेंट होते हैं आयंस, ठीक है, एनायन कटायन। तो ये सब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होते। इसी वजह से जब आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालते हो बाय वेट तो हमेशा ये कम ही मिलेंगे आपको। तो आप आयंस का ऐसे गेस कर सकते हो कि बहुत ही कम मिलेंगे। बाकी ये वाला भी बेटा आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया कि एमसीक्यू में किसी भी तरीके से मैं एकदम माइन्यूट लेवल पे एनसीईआरटी में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीज़ें निकाल के आपके सामने रख दे रहा हूँ। बस अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाओ, फिर एंड में जादू देखना, बायोमोलिक्यूल्स कैसे उड़ा दोगे तुम लोग, ठीक है। चलो बेटा, अब आपका जो मैं टॉपिक आ रहा हूँ आपके यहाँ का, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, और दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। पहले तो सर मेरे को ये बताओ कि मेटाबोलाइट होता क्या है। तो मेटाबोलाइट समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म, तो बेटा मेटाबॉलिज्म इज सम टोटल ऑफ
all the chemical reactions, all the chemical reactions, chemical reactions taking place in a living system, इन अ लिविंग सिस्टम। और ये लिविंग सिस्टम सेल हो सकता है, या ये लिविंग सिस्टम ह्यूमन बॉडी हो सकती है, या प्लांट बॉडी हो सकती है, या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी सारी रिएक्शंस जो आपकी बॉडी में हो रही हैं, जो आपको जीवित रख रही हैं, जिनकी वजह से आप जिंदा हो, वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस मिलके क्या बनाती हैं? मेटाबॉलिज्म। आपकी बॉडी का क्या बनाएंगी? मेटाबॉलिज्म। और बिना मेटाबॉलिज्म के कोई भी जिंदा नहीं हो सकता है। इनफैक्ट वायरस को नॉन लिविंग बॉडी से बाहर, होस्ट की बॉडी से बाहर नॉन लिविंग, हमने मेटाबॉलिज्म के चक्कर में ही बोला कि बॉडी के बाहर वो मेटाबॉलिज्म नहीं करता है। छोटी क्लास में, 10th क्लास में जितनी लाइफ प्रोसेस आप पढ़ के आए हो, वो सब मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, सारी की सारी मेटाबॉलिज्म है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म देयर? मेटाबॉलिज्म मतलब आप रेस्पिरेशन कर रहे हो, मेटाबॉलिज्म है। आप डाइजेशन कर रहे हो, मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, आपकी बॉडी बहुत सारी रिएक्शंस करती हैं, वो सारी की सारी क्या हो गई? मेटाबॉलिज्म, जो आपको जिंदा रखती हैं, जिंदा रखेंगी बेसिकली। ठीक है, और इस मेटाबॉलिज्म में जितने भी कुछ एलिमेंट्स क्या बनेंगे? इंटरमीडिएट बनेंगे, इंटरमीडिएट, या एज अ प्रोडक्ट बन गए, या एज अ बाय प्रोडक्ट बन गए, उनको बोलेंगे क्या? मेटाबोलाइट। एज द नेम सजेस्ट, वो केमिकल जो एक मेटाबॉलिक रिएक्शंस में पार्ट ले रहे हैं, उनको बोला जाएगा मेटाबोलाइट। इंटरमीडिएट क्या होता है? ऐसा कुछ कि एक रिएक्शन हुई, ए से बी बना और बी से सी बना, तो फाइनल प्रोडक्ट तो बी सी है, लेकिन बीच में जो बना, लेकिन अब नहीं दिख रहा है क्योंकि ये सी बनाने के लिए बना था, इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरमीडिएट या फिर प्रोडक्ट, तो आपको ये मेटाबोलाइट कहलाते हैं। तो मेटाबॉलिज्म में पार्ट लेने वाले केमिकल कंपाउंड्स को क्या बोला जाएगा? मेटाबोलाइट्स। एज सिंपल एज दैट। मेटाबोलाइट्स बेटा आपकी एनसीईआरटी में 2 प्रकार के मेंशन हैं, और यही दोनों पे आपके टीचर क्वेश्चन पूछते हैं, और क्वेश्चन आता है नीट के अंदर। प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये 2 टाइप के मेटाबोलाइट हैं। अब सर प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या है? तो देखो, एज अ नेम सजेस्ट, प्राइमरी या बेसिक, मतलब ये वो मेटाबोलाइट हैं जिनका डायरेक्ट आपको जिंदा रखने में रोल है, डायरेक्ट आपके सेल की ग्रोथ में रोल है। डायरेक्ट रोल होना चाहिए, पॉइंट टू बी नोटेड, डायरेक्ट, कि इनको हटाते ही सर्वाइवल ऑफ सेल पे बात आ जाए कि अब तो सेल सर्वाइव ही नहीं करेगा, आपकी बॉडी सर्वाइव ही नहीं करेगी। ठीक है, जैसे कुछ सेल्स के लिए ग्लूकोज ये काम कर सकता है, कुछ सेल्स के लिए अमीनो एसिड ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जिनका आइडेंटिफाइबल फंक्शन है आपके सेल में, डायरेक्ट रोल है ग्रोथ में, डायरेक्ट रोल है रिप्रोडक्शन ऑफ सेल में, डायरेक्ट रोल है लाइफ प्रोसेसेस के अंदर, बिना इसके जिंदा नहीं रहोगे, आपको जिंदा रखने में डायरेक्ट रोल है, दैट इज प्राइमरी। होपफुली मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, तो ऐसे मेटाबोलाइट जिनका आपको जिंदा रखने में डायरेक्ट रोल है, दैट इज प्राइमरी। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? इट इज रिक्वायर्ड फॉर बेसिक और प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो बेसिक प्रोसेसेस के लिए बहुत जरूरी है, हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शन, इनका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हमको पता है कि क्या होता है। एग्जाम्पल अमीनो एसिड और शुगर हो गया। जबकि सेकेंडरी मेटाबॉलाइट की अगर बात करें तो नॉट इन्वॉल्व इन द प्राइमरी मेटाबॉलिज्म, आपकी बॉडी के प्राइमरी मेटाबॉलिज्म मेजर रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, अगर इन्वॉल्व है भी तो डायरेक्टली नहीं है। ठीक है, नॉन और पुअरली आइडेंटिफाइड फंक्शन, या तो इनका फंक्शन हमको पता नहीं है या पुअरली पता है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट काम अभी कर नहीं रहे हैं, तो वी डोंट नो द फंक्शन, इसलिए इसको कहाँ क्लासीफाई किया? आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट। मोस्टली सिंथेसाइज सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाता कौन है? तो प्लांट सेल में आपको बहुत मिलेंगे, फंगस में बहुत मिलेंगे, माइक्रोब्स में बहुत मिलेंगे। सर एग्जाम्पल तो दो। एग्जाम्पल बताता हूँ, रेजिन्स, टेनिन्स, ग्लूज, गम्स, ये सब चीज़ें। जैसे हम रबर बनाते हैं तो लेटेक्स प्लांट से लेते हैं, तो रबर बनाने के लिए जो व्हाइट कलर का लेटेक्स मिलता है वो प्लांट दे रहा है हमको। अब मैं ये बोलूँ कि रबर इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेटेक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिस सेल से निकल रहा है उसके लिए हमारा बहुत ज़्यादा प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में वो रोल प्ले नहीं कर रहा है। याद रखना है मैंने क्या बोला। क्या जब मैं यहाँ पे बोल रहा था कि इसका आइडेंटिफाइबल फंक्शन है और इसका आइडेंटिफाइबल फंक्शन नहीं है, तो क्या मैं ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में बात कर रहा था, या जिस सेल से ये मेटाबोलाइट मिल रहे हैं मैं उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा था? तो जिस सेल से ये मेटाबोलाइट मिल रहे हैं मैंने उस सेल के रिस्पेक्ट में बोला कि इनका आइडेंटिफाइबल फंक्शन यहाँ पर है उस सेल में। तो फॉर होस्ट मैं लिख देता हूँ, फॉर होस्ट, होस्ट मतलब जिस सेल में से निकाला जा रहा है, और यहाँ पे भी क्या? फॉर होस्ट। ठीक है, होस्ट के लिए प्राइमरी मेटाबोलाइट का एज सच, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एज सच को आइडेंटिफाइबल फंक्शन हमको नहीं मिला है, डायरेक्ट रोल नहीं है, रोल है भी तो वो डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बेटा सेकेंडरी मेटाबोलाइट की आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है, और ये टेबल को स्टार मार्क कर लेना। क्यों? क्योंकि ये एंट्रेंसेस में बहुत ही फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का।
ठीक है, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, वो इन जनरल पूछ लेता है। तो अभी भी ट्रेंड चल रहा है बेटा, पिछले कुछ सालों में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बार बार, और मल्टीपल टाइम्स कोई भी क्वेश्चन रिपीट होता है तो हमको उसको तो छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं जाना है। और ये मल्टीपल टाइम्स रिसेंट टाइम्स में ज़्यादा रिपीट होने लगा है, तो इसको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, बट इन जनरल मैं आपको बोलूँगा कि इसको प्रिपेयर कैसे करना, ज़्यादा इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस कॉलम 1 और कॉलम 2 की फॉर्म में प्रिपेयर कर लेना कि आप पहचान पाओ किसका एग्जाम्पल क्या है। पहले तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट के कुछ एग्जाम्पल दिए मैं, जैसे कि पिगमेंट्स, एल्कलॉइड्स, टर्पिनॉइड्स, इसेंशियल ऑयल्स, टॉक्सिन्स, लेक्टिन्स, ड्रग्स और पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। ये हमारे यूज़ के बेसिस पे भी हैं, जैसे पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में आपका रबर आ गया, ठीक है। उसके अलावा बेटा इनके एग्जाम्पल्स, जनरली क्या करता है वो एक कॉलम बना देता है और यहाँ पे क्या बना देगा, कॉलम 2, और नीचे 4 ऑप्शन बना देगा कि करेक्टली मैच क्या है, या फिर कभी कभी बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्कलॉइड, या बोलेगा इसेंशियल ऑयल का एग्जाम्पल बताओ। तो देखो, जो चीज़ें देख के ही याद हो जाएंगी वो तो आप ध्यान से सुनना। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस मतलब जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला के बड़े मॉलिक्यूल बने हो, पॉलीमर्स। तो रबर एक पॉलीमर है, तो ये एग्जाम्पल, रबर के साथ गम्स और सेलुलोज आ जाएगा, तो पहले तो ये याद कर लो। दूसरा, टर्पिनॉइड्स, देखो टर्पिनॉइड्स, इनके नाम में ही टर्पिन आ जाएगा, मोनोटर्पिन और डायटर्पिन, तो ये भी रटने की जरूरत नहीं है, ये तो बिल्कुल मैच, अंधा भी मैच कर लेगा कि टर्पिनॉइड को आपको क्या करना है, टर्पीन से मैच करना है, तो मोनोटर्पीन डायटर्पीन से मैच करोगे। तीसरा एग्जाम्पल सुनो, इसेंशियल ऑयल्स, तो लेमन ग्रास ऑयल, तो लेमन ग्रास ऑयल इसेंशियल ऑयल है, खुशबू वाले ऑयल्स होते हैं, तो बेसिकली ये भी रटने की जरूरत नहीं है। समझ में आई मेरी बात। अब जो है वो देखो, पिगमेंट्स में देखो बेटा, पिगमेंट्स के अंदर कैरोटिनॉइड्स और एंथोसाइनिन, ये पिगमेंट होते हैं। प्लांट किंगडम में हम देखेंगे इन पिगमेंट्स को, और फोटोसिंथेसिस में दोबारा आएंगे, तो ये पहली और आखिरी बार रिपीट नहीं हो रहे हैं, और भी बार होंगे, ठीक है। इनफैक्ट कैरोटिनॉइड तो मैंने जब आपको क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया था या प्लास्टिड पढ़ाया था, तो प्लास्टिड के अंदर मैंने आपको कैरोटिनॉइड पढ़ाया, तो वहाँ से भी आप याद कर सकते हो कि कैरोटिनॉइड तो पिगमेंट था, ठीक है। ऐसे ही एंथोसाइनिन भी क्या होता है बेटा, एक पिगमेंट होता है पर्पल कलर का, साइनिन मतलब पर्पल कलर का पिगमेंट, तो क्या हो गया, ये भी पिगमेंट है। नेक्स्ट एल्कलॉइड, एल्कलॉइड में बेटा मॉर्फिन और दूसरा क्या, कोडीन, ये दोनों ही एल्कलॉइड हैं एक टाइप के, मॉर्फिन कोडीन बोथ आर एल्कलॉइड्स, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। टॉक्सिन्स में एब्रिन और रेसिन, एब्रिन और रेसिन क्या है आपके, टॉक्सिन्स है। लेक्टिन्स में आ जाएगा कॉन कैनाविलिन, ठीक है, क्या आ जाएगा, कॉन कैनाविलिन, कॉन कैनाविलिन ए। उसके बाद ड्रग्स, ड्रग्स में आ जाएगा बेटा विनब्लास्टिन और कुकुरमिन, ठीक है, ये दोनों ही ड्रग्स आ जाएंगे, कुकुरमिन और विनब्लास्टिन। दिस इज इंपॉर्टेंट, और ये किस वे में इंपॉर्टेंट है कि आपके स्कूल टीचर ये एग्जाम्पल लिखवाने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। तो अगर आप 11th क्लास के बच्चे हो और ये वीडियो देख रहे हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके टीचर लिखवाएंगे नहीं इन एग्जाम्पल्स को, लेकिन आपके टीचर मैच करने को जरूर दे सकते हैं। और नीट में तो एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर उठाओगे तो आपको फील हो जाएगी कि मैं क्या बात बोल रहा हूँ। तो प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट में होपफुली आपको एक ओवरव्यू क्रिएट हो गया है माइंड में कि प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट में बेसिक डिफरेंस क्या है, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है जिनका फंक्शन है प्राइमरी, और जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है दोज आर सेकेंडरी। अब बेटा अगली क्लास में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे न्यूक्लिक एसिड, जिसमें हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वो स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी में अभी भी दिए हुए, उन्होंने डायरेक्टली डीएनए बेशक ही एक टॉपिक एज अ टॉपिक हटा दिया, मतलब स्ट्रक्चर हटा दिया, लेकिन उसके बाकी जो है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, राइबो शुगर, वो नहीं हटाए, तो डीएनए पढ़ना पड़ेगा। और डीएनए ऐसा टॉपिक है जो 2 जगह मार्क्स देगा, इधर भी और आगे भी, तो इसलिए ध्यान से सुनना। देखो ये जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ये टॉपिक सिर्फ मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, बहुत ईजी हो जाएगा, बस आपको मेरी बात समझनी है। व्हाट इज़ बायोपॉलीमर, इनफैक्ट ये समझने के लिए आपको एक पॉलीमर समझना पड़ेगा क्या होता है। बेटा पॉलीमर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, बहुत ही बड़ा क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि बना किससे है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला के बना है। अगर आपको इसको समझना है तो ऐसे समझ सकते हो कि आप एक दीवार इमेजिन करो बेटा, ठीक है, जो दीवार है वॉल, वो किन छोटी छोटी यूनिट्स को मिला के बनी होती है, तो वॉल जिन छोटी छोटी यूनिट्स को मिला के बनी होती है उस यूनिट को हम बोलते हैं ब्रिक्स। क्या बोलते हैं उन यूनिट्स को, ब्रिक्स। तो अगर आप पूरी वॉल को, दोबारा सुनना, पूरी वॉल को एक पॉलीमर बोल रहे हो, पॉलीमर, तो जो एक ब्रिक हो गई, एक ब्रिक हो गई, उसको क्या बोल सकते हो आप, मोनोमर, मोनोमर। तो होपफुली आपको ये बात कब कंप्लीट हो गई या समझ में आ गई कि एक्चुअल में पॉलीमर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है जिसमें छोटी छोटी यूनिट्स को मिला के ये बड़ा मॉलिक्यूल बना है, बड़ा मॉलिक्यूल बना है, और ये जो छोटी छोटी यूनिट्स है ये मोनोमर कहलाती हैं। तो मोनोमर मिल के क्या बनाते हैं आपके लिए, पॉलीमर। पॉइंट टू बी नोटेड।
और अगर ये जो पॉलीमर बना ये लिविंग सेल का पार्ट है, लिविंग सेल के अंदर मिल रहा है, वो बायोमॉलिक्यूल है, तो उसको बायोपॉलीमर भी कह सकते हो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? तो छोटी छोटी यूनिट्स को मिला के जो बड़ी यूनिट बनती है उसको हम बोलते हैं क्या, पॉलीमर। और जो छोटी यूनिट होती है जिनको मिला के बनता है ये पॉलीमर, दैट इज मोनोमर। मोनोमर, ठीक है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मोनोमर, ये हो सकता है ये जो मोनोमर यूज हो रहे हैं वो सारे सेम टाइप के यूज हो रहे हैं, कि ये भी ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज, सारे सेम मोनोमर है जिनको मिला के बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ऐसे पॉलीमर को बोला जाएगा होमोपॉलीमर। क्या बोलते हैं ऐसे पॉलीमर को? होमोपॉलीमर। होमो मतलब सेम, ठीक है। और ऐसे अगर ऐसा आपको दिख रहा है, ऐसा कि यहां पर ए बी सी, ए बी सी, तीन अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स को मिला के बनाए, या और भी डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से एक पॉलीमर बनाए, कि एक टाइप की ईंटें नहीं यूज हो रही, एक लाल ईंट, एक हरी ईंट, एक नीली ईंट, मतलब ब्रिक्स, तो अलग अलग टाइप का यूज हो रहा है, इसको बोलेंगे हम हाइड्रोपॉलीमर। इसके डेफिनेशन डायरेक्टली याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में बहुत रैंडमली होमो और हेट्रो टर्म यूज होगी। हेट्रो मतलब डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर्स को मिला के अगर पॉलीमर बनाए तो हेट्रो, और सेम टाइप के मोनोमर्स को मिला के अगर पॉलीमर बनाए तो होमोपॉलीमर। एज सिंपल एज दैट, यही याद रखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर दोनों आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है जी। अब यहाँ पर बेटा ये दोनों कंप्लीट करने के बाद आपको ये बात समझनी है कि एक्चुअल में दो पॉलीमर्स के बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है। तो ये समझाने के लिए आप एक बात इमेजिन करो कि हमारे पास अगर एक मॉलिक्यूल है, इसकी बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को मान लो एक्स, ठीक है, ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड भी हो सकता है। इसके सामने एक और मॉलिक्यूल है क्या, वाई, ठीक है। तो एक्स और वाई जो है बेटा ये दो मॉलिक्यूल है, और इनके पास एक ग्रुप है बेटा, फंक्शनल ग्रुप, विच इज OH। इन दोनों के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो X जो मॉलिक्यूल है उसके पास भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, Y जो मॉलिक्यूल है उसके पास भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो इन दोनों के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में एक समझौता हो सकता है, ठीक है। X वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप Y वाले को एक ऑफर देगा कि क्यों ना हम आपस में मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें, और जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा हम आपस में क्या हो जाएं, एक बॉन्ड बना ले। आपस में क्या हो जाए, बॉन्ड बना ले। और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो ऑक्सीजन के थ्रू बनेगा। क्यों? क्योंकि H2O निकालने के बाद एक ऑक्सीजन बचा रह गया। अब इस बॉन्ड का नाम क्या पड़ेगा वो तो डिपेंड करेगा कि बायोमॉलिक्यूल कौन सा है, लेकिन ये बॉन्ड जिस तरीके से बना, जिस प्रोसीजर से बना, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बॉन्डिंग। कंडेंसेशन एज द नेम सजेस्ट, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है इसलिए कंडेंसेशन बोलते हैं। तो ये कंडेंसेशन बॉन्डिंग हो गया। तो याद रखना है दो मॉलिक्यूल्स के पास OH है, और वो OH एक ओरिएंटेड पैटर्न के अंदर एक दूसरे से समझौता कर सकते हैं स्टेबिलिटी के लिए, कि चलो स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड बना लें, और वो बॉन्ड आपस में वाटर निकाल रहे हैं इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं हम, कंडेंसेशन बॉन्ड। और X और Y O के थ्रू चिपकेंगे। लेकिन ये बॉन्ड एक और तरीके से बन सकता है कि अगर X और Y में से सिर्फ X के पास OH था, Y के पास OH था ही नहीं, सिर्फ H था, तब भी ये समझौता हो सकता है कि वाटर निकाल दें। लेकिन अब के केस में वाटर निकलने के बाद जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा वो समझो। वाटर निकलने के बाद डिफरेंस ये आएगा कि X और Y बिना किसी ऑक्सीजन के डायरेक्टली चिपक जाएंगे। ये बॉन्ड भी कंडेंसेशन बॉन्ड ही कहलाएगा, ठीक है। लेकिन इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप किस बायोमॉलिक्यूल में पढ़ रहे हो। तो इस चैप्टर में बायोमॉलिक्यूल्स में ये वाली बॉन्डिंग बहुत होने वाली है। ये भी चीज़ एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, तो इसको रटने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बस समझो, मेरी बातों से अगर आप कनेक्ट हो गए तो आपका आधे से ज़्यादा काम बन गया। मैं लिख कर देता हूँ, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, कंडेंसेशन बॉन्डिंग आपको समझनी है, ये नॉर्मल टाइप है बॉन्डिंग का। तो आज की क्लास में बेटा हम सब कुछ जो आज की क्लास के जो टॉपिक्स मैंने डिसाइड किए थे मैं आपको करवा चुका हूँ। अब हम आते हैं बेटा अपनी प्रथा, अपनी रीत को कंटिन्यू करते हुए। तो अपनी प्रथा को कंटिन्यू करते हुए हम MCQ करते हैं फटाफट से। तो देखो जरा, पहला MCQ बोल रहा है विच एलिमेंट आर अबेंडेंटली फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद कंपैरिजन टू अर्थ क्रस्ट। तो देखो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ऑल ऑफ दी अबव आंसर है, ऑल ऑफ दी अबव पे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लिपिड्स आर एक्सट्रैक्टेड विद एसिड इनसॉल्युबल पूल। इनसॉल्युबल पूल में मिलते हैं लिपिड, एसिड इनसॉल्युबल मतलब मैक्रोमोलिक्यूल वाले में मिल रहे हैं। क्यों? अपने साइज की वजह से? बिल्कुल नहीं। किस वजह से? ठीक है, इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज लेस देन 800 डाल्टन, बताया साइज की वजह से नहीं है। इट फॉर्म्स वेसिकल एंड मिसल्स विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल सच है बेटा। जो लिपिड्स होते हैं ना वो वेसिकल बना लेते हैं, ठीक है। वेसिकल मतलब ये एक क्लोज स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसकी वजह से इनके हाइड्रोफोबिक एंड अंदर की तरफ आ जाएंगे,
ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मिसल, विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो सेकेंड हो गया आंसर। टू एनालाइज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू वी सॉल्युबलाइज देम इन। वो कह रहा है कि एनालाइज करना है तो किस चीज में सॉल्युबलाइज या ग्राइंड किया, तो आपको आपको याद है कि किस में किया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में किया। लेकिन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड तो लिखा नहीं है, तो वही करना है आपको फिर से कि क्या करो, एसिटिक एसिड के स्ट्रक्चर में, एसिटिक एसिड के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन्स को सब्सटीट्यूट करके क्लोरीन लगा दो, तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो देखो कहाँ दिख रहा है आपको, CCl3COH। तो ऐसे भी दे सकता है, स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है, आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है, ठीक है। उसके बाद चेक करो, द बायोमोलिक्यूल्स हुज वेट इज लेस देन डैश इज रेफर्स टू एज माइक्रोमोलिक्यूल, तो 1000 डाल्टन। ये तो हमने डायरेक्टली देखा, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। मैनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे मिलते हैं फ्री इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा नहीं मिलता है, तो देखो वहीं से क्वेश्चन आ गया, सिलिकॉन है जो लिविंग टिश्यू में नहीं मिलता है, बाकी सब तो मिलते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। वो हमने उस चार्ट से देखा कि एक्चुअल में सिलिकॉन जो है वो एक लिविंग टिश्यू के अंदर नहीं मिलेगा, नेग्लिजिबल अमाउंट में मिलेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो हमने बेटा ये पूरा पूरा पहला लेक्चर खत्म कर लिया है इसका। अगली क्लास में हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, विच इज़ इंपॉर्टेंट। आज का वीडियो लेक्चर अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो बायोकेमिस्ट्री या बायोमोलिक्यूल्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। ये बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा, मैं हर क्लास में बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, बताओ मेरे को कमेंट करके कैसा लगा। न्यूक्लिक एसिड अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।